रहमानिर्रहीम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3। और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 और नाइन्थ में है यही चैप्टर नंबर 6। तो यही चैप्टर जो है नाइन्थ वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 10th वालों के लिए भी, न सॉरी सेकेंड फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी। तो उसका नाम है इंजाइम। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। इंजाइम के डिस्कवरी की कि इंजाइम किस तरह डिस्कवर हुए। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड बकनर। एडवर्ड बकनर 1897 में इस साइंटिस्ट ने ईस्ट सेल को चॉप्ड कर लिया, पीसा। उन्होंने ईस्ट के सेल को पीसा। उस सेल के पीसने से रस निकाला जो कि फ्लूइड की शक्ल में था। उस रस को फिल्टर पेपर से गुजारा। फिल्टर पेपर पर गुजारने के बाद, कौन से फिल्टर पेपर से? पुर्सलीन। पुर्सलीन फिल्टर पेपर ऐसा है जो कि तमाम सेल को फिल्टर करता है। यानी अगर कोई फ्लूइड आप इससे फिल्टर करते हो तो फ्लूइड से सेल फिल्टर हो जाते हैं, सेल इससे नहीं गुजर सकते। तो आपने पोर्सलीन फिल्टर पेपर से फिल्टर किया तो फ्लूइड बन गया सेल फ्री। यानी ईस्ट के सेल इससे फिल्टर हुए। सिर्फ जो नीचे फ्लूइड बाकी रह गया वो सेल के बगैर था, उसमें सेल नहीं थे। इस फ्लूइड को उसने शुगर के साथ मिला लिया। तो इस शुगर की फर्मेंटेशन हो गई। पहले लोगों की सोच थी कि ये फर्मेंटेशन का अमल जो है ये ईस्ट सेल करते हैं, लेकिन एडवर्ड बकनर ने प्रूफ किया कि फर्मेंटेशन का अमल सेल नहीं बल्कि सेल के अंदर कोई चीज पाई जाती है जिसको जो शुगर की फर्मेंटेशन करता है। और इस चीज को उन्होंने नाम दिया, इसको बाद में नाम दिया गया। ये नाम विल्हम कोहन ने दिया था। और वो नाम दिया था उन्होंने इनजाइम। इन की मानी है इनसाइड और जाइम मीन्स ईस्ट, यानी वो चीज जो ईस्ट के अंदर से डिस्कवर हुई। इसलिए इसके लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं इंजाइम का, तो इंजाइम का असल नाम जो है यहां से निकला है कि इंजाइम ईस्ट के अंदर पाई जाने वाली चीज जो फर्मेंटेशन करती है। इसके बाद में डिस्कवर हुआ कि इंजाइम तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इंजाइम पाए जाते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए एंजाइम का होना जरूरी है। कोई भी रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एंजाइम के बगैर बहुत मुश्किल से अंजाम होती है, या कोई भी रिएक्शन इम्पॉसिबल है एंजाइम के बगैर। तो ये थी थोड़ी सी डिस्कवरी और हिस्ट्री एंजाइम की। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम के
डिफिनीशन के बारे में कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट ऐसे कैटालिस्ट की सबसे हम पहले कैटालिस्ट के बारे में बताते हैं कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। कैटालिस्ट वो है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, तो ऐसी चीजों को हम कैटालिस्ट कहते हैं, सिर्फ कैटालिस्ट। लेकिन वो कैटालिस्ट विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग बॉडी, विच स्पीड अप enzymes are biological catalyst या biocatalyst which speed up chemical reaction inside living body। जो लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेल। एंजाइम जो है वो सेल के अंदर ही पैदा होंगे। तो ये थी थोड़ी सी डिफिनीशन के तकरीबन हमने यहाँ पर दो हिस्से पढ़े। एक हिस्सा है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दूसरी बात हमने बताई कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने वाले होंगे। और तीसरी बात हमने बताई कि दे विल प्रोड्यूस इनसाइड सेल। एंजाइम जो है वो सेल के अंदर ही पैदा होंगे। तो इसको हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या बायोकैटालिस्ट कहते हैं एंजाइम को। और एक बात और कि एंजाइम्स तकरीबन मोस्टली किस चीज से बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग बॉडी। एंजाइम्स ऐसे कैटालिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पीड अप करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये सेल के अंदर पैदा होंगे। काम सेल के अंदर करे या ना करे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड सेल के अंदर करे या बाहर करे, लेकिन पैदा कहां पर होंगे? प्रोड्यूस कहां पर होंगे? सेल्स के अंदर, इनसाइड सेल के अंदर ही पैदा होंगे। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बायोकैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे साथ है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अगर हम एंजाइम की स्ट्रक्चर को देखें तो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एंजाइम्स के दर्जसेल हिस्से हैं। एक है एंजाइम, अगर हम एंजाइम को देखें तो एंजाइम सबसे पहले ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। तो ग्लोब्यूलर का मतलब क्या है? मैं यहां पर एक प्रोटीन बनाता हूं, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगी। तो जितने भी प्रोटीन है वो आपको पता होगा कि एमिनो एसिड से बनते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रोटीन बनाता हूँ और आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोटीन बहुत से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है।
इस प्रोटीन को हम कहते हैं लीनियर प्रोटीन। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर प्रोटीन। अब अगर यही प्रोटीन फोल्ड होकर इस तरह ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो एंजाइम असल में अगर कोई एंजाइम प्रोटीन से बनता है तो कौन से प्रोटीन से बना होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन से। लीनियर प्रोटीन कभी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अंजाम नहीं दे सकता। अगर कोई एंजाइम लीनियर फॉर्म में हो, प्रोटीन से बना हो, तो इस लीनियर शक्ल में अगर कोई प्रोटीन हो तो इसको हम एंजाइम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपनी एक्टिविटी, अपना काम नहीं कर सकती जिस काम के लिए ये बना है। लेकिन अगर कोई लीनियर प्रोटीन इस शेप में चला जाए, ग्लोबुलर शक्ल बना दें, तो ये ग्लोबुलर शक्ल जो है ये प्रोटीन का, एंजाइम का काम अंजाम दे सकता है। तो इसके लिए मैं इसके साथ में लिख रहा हूं एंजाइम। तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए। कुछ एंजाइम जो है वो आरएनए कंटेनिंग सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए। कुछ एंजाइम आरएनए से बने होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड राइबोसाइम्स। ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं राइबोसाइम। तो ये आरएनए से बनते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन करें, स्ट्रक्चर बताएं कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इसके साथ हम एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि मोस्टली एंजाइम्स आर। मोस्टली, अक्सर एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, दे आर कॉल्ड राइबोसाइम्स। कुछ ऐसे एंजाइम भी है जो कि आरएनए से बनते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं राइबोसाइम्स। ऐसे एंजाइम के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं राइबोसाइम। तो राइबोसाइम ऐसे प्रोटीन, ऐसे एंजाइम है जो कि आरएनए से बनते हैं। और एक हमारे साथ एंजाइम है हैमर हेड एंजाइम। हैमर हेड एंजाइम, वो आरएनए की ब्रेक डाउन करता है। तो ये हैमर हेड एंजाइम जो है वो राइबोसाइम की एग्जाम्पल है। इसके बाद हम चलते हैं एंजाइम्स के स्ट्रक्चर की तरफ कि एंजाइम्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर मैं ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाऊं, ये मैंने फॉर एग्जांपल ग्लोबुलर प्रोटीन बनाई। ग्लोब लाइक प्रोटीन है, बहुत ज्यादा एमिनो एसिड से बनते हैं। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स के जिस्म पर एक कैविटी होती है, आपको नजर आ रहा है। इस कैविटी को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इसको हम कहते हैं, सॉरी, एक्टिव साइट। एंजाइम्स की जिस्म पर एक कैविटी होती है, एक खाली जगह होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट दरअसल वो जगह होती है, एक्टिव साइट, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट इन कैटालिटिक एक्टिविटी। जो एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में काम करता है, तो इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक कैविटी होती है, 3D कैविटी होती है। ये एक 3D कैविटी होती है, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट वो जगह होते हैं जो जिसमें जो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। टू
जो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो सवाल पैदा होता है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट वो चीज है जो इस एक्टिव साइट के अंदर घुस जाती है और एक्टिव साइट में फिट होती है। तो ऐसी मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे पार्टिकल्स जो एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी एक्टिव साइट एंजाइम की बिल्कुल ऐसे बनी होती है जिसमें सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल फिट आता है, और यही वो साइट है जो एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में काम करती है। एंजाइम जिस काल के काम के लिए बना है, वो काम एंजाइम सारा एंजाइम नहीं करता, बल्कि एंजाइम के जिस्म पर एक मखसूस जगह होती है, वो जगह एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में काम करती है, और उस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट स्पेशल टाइप ऑफ एमिनो एसिड से बनती है। स्पेशल टाइप ऑफ एमिनो एसिड से बनती हैं, और उन इन एमिनो एसिड्स की तादाद जो है वो 3 से लेकर 12 तक होती है, और ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये एमिनो एसिड जो है 3 से, बाज एंजाइम ऐसे हैं जिसका एक्टिव साइट 3 एमिनो एसिड से बनता है, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसका एक्टिव साइट 12 एमिनो एसिड से बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो एमिनो एसिड वाला प्रोटीन है, एंजाइम है, उसमें 12 एमिनो एसिड होते हैं एक्टिव साइट में, और कम से कम एक्टिव साइट में जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं उसकी तादाद 3 है। तो एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम की वो जगह होती है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, कैटालिटिक एक्टिविटी अंजाम देता है। एक्टिव साइट एंजाइम के जिस्म पर एक 3D कैविटी होती है। एक्टिव साइट हमेशा कंप्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के, और एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट हमेशा फिट होता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम, जिस पर एंजाइम अमल करके इसकी कैटालिसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा है कि सबस्ट्रेट जो है वो स्पेशल एमिनो एसिड से बनता है, और उन स्पेशल एमिनो एसिड की तादाद 3 से लेकर 12 तक होती है। मोस्टली जो है वो ये स्पेशल एमिनो एसिड जो एक्टिव साइट बनाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके बाद हमारे साथ एंजाइम्स के दूसरे एमिनो एसिड जो बाकी मानदा एमिनो एसिड है जो एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं बनाती, उनको हम कहते हैं बल्क एमिनो एसिड्स। एंजाइम के जिस्म पर वो जगह जो एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, जो सिर्फ एंजाइम की स्ट्रक्चर बनाती है, उस एमिनो एसिड्स को हम कहते हैं बल्क एमिनो एसिड्स। तो कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि एंजाइम्स की स्पेशल रीजन बनाती है, और स्पेशल रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसके बाद एंजाइम्स की जिस्म जो है की बॉडी जो है वो जो दूसरे एमिनो एसिड से बनती है, वो एमिनो एसिड बल्क एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बल्क एमिनो एसिड कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा तफसील के साथ बात करें एक्टिव साइट की, तो एक्टिव साइट असल में क्या होता है? एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम्स, ये फर्म में एंजाइम बनाता हूं, ये मैंने जो जगह बनाई एक्टिव साइट को थोड़े दूसरे पेन से हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने कैविटी बनाई है आपको नजर आ रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं। एक रीजन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, एक रीजन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, यानी ये वाला बाइंडिंग साइट, और ये दूसरा रीजन जो है एक्टिव साइट का जो दूसरा इलाका होता है उसको हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और दूसरे को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट, या कैटालिटिक साइट भी इसको हम कहते हैं। और ये पार्ट जो है एंजाइम सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन, फॉर एग्जांपल ये मैं सबस्ट्रेट बनाता हूँ, ये हमारे साथ सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आकर एंजाइम्स के एक्टिव साइट में
फिट हो जाता है। तो ये बाइंडिंग साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। और जो एक्टिव साइट का दो जो कैटालिटिक साइट है वो ब्रेक डाउन करता है इस सबस्ट्रेट की। ये है कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट। ये है कैटालिटिक साइट, और जो मैंने यहां पर बनाया है इसको कहते हैं क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग, यहाँ पर मैंने दो जगह बनाई। ये एक्टिव साइट के दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और दूसरे को हम कहते हैं एक कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, वो सबस्ट्रेट को की ब्रेक डाउन करता है, ये सबस्ट्रेट है। और सबस्ट्रेट को इस तरह छोटे छोटे टुकड़े बनाता है। ये टुकड़े जो बनाता है ये कैटालिटिक साइट ने बनाए हैं, और सबस्ट्रेट के अंदर जो चेंज आई है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जो नई चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट बनाने का काम असल में कैटालिटिक साइट का होता है, और इस सबस्ट्रेट को थामे रखने का, जो थाम रखता है, जिसको रोके रखता है, बाइंडिंग साइट का काम होता है। तो इसका मतलब यह है कि एक्टिव साइट के दो रीजन है, एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, दूसरे को हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। बाइंडिंग साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, और जो कैटालिटिक साइट है वो सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करती है। इसके बाद है हमारे साथ एंजाइम्स की, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। ऐसे एंजाइम जिसको एक्टिव साइट को पूरा करने के लिए दूसरी चीज की जरूरत होती है, और दूसरा चीज उसके साथ बाइंड भी हो जाए, तो ऐसे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो और ये इसका सबस्ट्रेट है। तो अगर हम सबस्ट्रेट को यहां पर फिट करें तो एक्टिव साइट अधूरी रहती है। तो इस एक्टिव साइट को के अंदर एक दूसरी नॉन प्रोटीन पार्ट आ जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। तो ऐसे एंजाइम जिसको काम करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत हो और कोफैक्टर इसके साथ बाइंड भी हो जाए, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम को हम कैसे समझेंगे? एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती, कोफैक्टर के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो कोफैक्टर के बगैर हो, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एंजाइम विदाउट कोफैक्टर आर कॉल्ड। ऐसे एंजाइम जो कि फैक्टर के बगैर हो, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं क्या? एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कि फैक्टर के बगैर हो, और होलो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कोफैक्टर के साथ मिल जाए और काम करे, तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। इसके बाद कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसको, जो कि एपो एंजाइम है, जिसके लिए कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी इनएक्टिव होते हैं, उसको एक्टिव करना पड़ता है, जैसा कि पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन डाइजेस्टिव जूस में पैदा होता है,
हमारे जो स्टोमिक है उसकी जो लोअर एपिथेलियल लेयर है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है पैदा होता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है तो किस चीज में? पेप्सिन में। किस चीज में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। तब ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिविटी अंजाम दे सकता है। तो अगर हम इस पेप्सिन को देखें तो पेप्सिन को एक एपो एंजाइम है, उसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर के बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको एक्टिव करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है और उस चीज को हम कहते हैं HCl। HCl के साथ जब ये मिल जाए तो ये जब HCl इस पेप्सिनोजिन के साथ मिल जाए तो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? HCl ही रहता है, पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, एक्टिव शक्ल है, ये काम कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि कुछ एंजाइम जो है वो होलो एंजाइम है, उसको काम करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है और कोफैक्टर के साथ जब ये मिल जाए तब इसको होलो एंजाइम कहते हैं। अगर कोफैक्टर के बगैर हो तो होलो एंजाइम को भी हम एपो एंजाइम कहते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एपो एंजाइम होते हैं जिसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती और कोफैक्टर के बगैर भी अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो कि कोफैक्टर के बगैर अपना काम करे उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। और एपो एंजाइम के लिए भी कभी कभार एक्टिव करने के लिए जरूरत होती है। कुछ एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम होते हैं, कोफैक्टर के बगैर भी काम कर सकते हैं लेकिन उनको भी एक्टिव करना पड़ता है। जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी कि पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है और ये भी एपो एंजाइम, लेकिन जब इसके साथ HCl मिल जाए तो HCl की मौजूदगी में ये पेप्सिन बनाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो हरगिज नहीं भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह पे अमान और अल्लाह हाफिज।